और अभी कोई कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, सब कट जाएगा। तो हम कहीं बाहर नहीं गए पढ़ने के लिए कि बदायूं, बरेली या किसी कॉन्वेंट प्राइवेट। यही आलमपुर जाफराबाद जो था वो चीज़ें जो है सुविधाओं से पीछे रह जाता था। चाहिए अगर हम विभाग से जुड़े हुए हैं तो हम अन्य विभाग के कार्य भी कर सकते हैं। हमारे बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में शॉर्टेज ऑफ टीचर, जो उपस्थिति विद्यालय में जाना आना ये सब बेकार है, मिड डे मील में कुछ नहीं। मैं अपनी बेहतर तैयारी जो है इस जॉब में रह करके कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गुणवत्ता उस शिक्षा में आ सकती है। मेरा यही मानना है कि शिक्षा व्यवस्था जो ऑफलाइन ही होनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई कभी होने के बाद में अधिकारी बन पाया। जो हमारी जॉब है इसको एंजॉय करें, तनाव ना लें। कि मैं एक शिक्षक प्रिय अधिकारी के रूप में जानना चाहूँ कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, दूरी कहीं कोई नहीं, केवल समर्पण चाहिए। तो ये जय हिंद दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जो लगातार कमेंट करते हैं और क्वेश्चन करते हैं कि मैम कैसे मिल गई आपको सरकारी नौकरी। इसके साथ साथ आप YouTube पर भी नए नए परचम लहरा रही हैं, परंतु आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो सिर्फ न सिर्फ एक सरकारी नौकरी, 5 सरकारी नौकरियों में जिन्होंने सिलेक्शन पाया है, ये उनकी 5वीं सरकारी नौकरी है जो हमारे साथ में वो बैठे हुए हैं। इसके अलावा न जाने कितनी ऐसी नौकरी जिनके लिए आप तैयारी करते 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 तलवे घिस जाते हैं इंसान के, उन सब में सिलेक्शन पाया है। एक ऐसा प्रेरणा का स्रोत स्पेशली एक शिक्षक समाज के लिए तो जरूर कहूंगी ये वीडियो आप लोगों के लिए इतना बड़ा प्रेरणा का स्रोत बनने वाली है कि इस वीडियो से आप पूरे जुड़े रहे। आपको मैं गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो के अंत में आप अपनी तैयारियों को लेकर, अपने सिलेक्शन को लेकर, साथ ही साथ अपने सिलेक्शन की जो आपकी रणनीतियां हैं उनको लेकर जरूर कुछ पॉजिटिव एनर्जी पाएंगे। तो आज जो हमारे मेहमान हैं हमारे चैनल पे वो हैं मुकेश कुमार सर, जो हमारे ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी हैं। ये हमारे ब्लॉक के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं और हमारे ब्लॉक में इन्हें सिर्फ 1 साल अभी पूरा हुआ है और तमाम ऐसे भौतिक स्तर पर इन्होंने बदलाव कर दिया और शिक्षकों के मन में ना काम करने के लिए तो इतना मोटिवेशन डाल दिया कि हर शिक्षक सर के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक बनाने की ओर अग्रसर है। ये जो वीडियो है ना, ये सिर्फ मैं कह रही हूँ सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए नहीं, हर उस प्राइवेट स्कूल के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी जो अचीवमेंट्स है, मुझे पेपर पे लिखनी पड़ी क्योंकि इतनी सारी हो गई। अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं कि सर सबसे पहले राजकीय इंटर कॉलेज में एज अ पीटीआई रहे हैं, उसके बाद इनका विशिष्ट बीटीसी से बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में चयन हुआ, उसके बाद इनका यूपीएसआई में सिलेक्शन हुआ, आप इंटरव्यू तक ही यहाँ पर गए हैं। फिर उसके बाद इन्होंने एज अ मार्केटिंग इंस्पेक्टर सिलेक्शन पाया, ज्वाइन किया और उसके बाद छोड़ दिया क्योंकि शिक्षक बनने का जो जुनून था, मतलब इनके अंदर का जो शिक्षक था, उन्होंने कहा फिर से आप बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ लौट चलिए। वापस से इन्होंने बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। फिर एज अ समीक्षा अधिकारी भी इनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। टीजीटी में ये 2 बार इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। पीजीटी में भी ये इंटरव्यू जो है वो, मतलब ये मान के चलिए पीजीटी का मेंस क्लियर करना कितनी बड़ी बात है। तो ऐसी तमाम परीक्षाएं जो है सर ने रिटन एग्जाम हमेशा क्वालिफाई किया है। पीसीएस तक की मुख्य परीक्षा में 7 बार सम्मिलित हुए हैं और इसके अलावा ये सब अचीवमेंट तो आप ये मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो किताबों से कितनी गहनता से जुड़ा हो, उसके अलावा ये ना एक बहुत ही बेहतरीन कवि भी है जो कमल के नाम से अपनी जो कविताएं हैं, जो अपनी रचनाएं हैं, लिखते हैं। तो मुझे ये सब याद करना इतना मुश्किल लगा कि मैंने आपके सामने पेपर पे लिख लिया है। बाकी सर से भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, सर अपनी जो ये आपकी अचीवमेंट्स है, ये आपकी तैयारी है, छोटा सा एक संक्षिप्त आपका इंट्रोडक्शन आप मेरे व्यूअर्स को दीजिए। नाम तो आपने बता ही दिया है, मुकेश कुमार, और जनपद बदायूं के पास एक तहसील स्तर का कस्बा है दातागंज, वहाँ वही मेरी जन्मभूमि है, वहीं का रहने वाला हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि तमाम नौकरियाँ, ये सब जो चीज़ें हैं ये निरंतरता का परिणाम है। तैयारियों में निरंतर लगे रहे। सबसे पहले जैसा कि आपने बताया कि जोशीमठ में मैं पीटीआई रहा, बीटीसी में चयन पाया, विशिष्ट बीटीसी में चयन पाया, फिर तैयारियां करते रहे और 20 वर्षों तक मैं शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक रहा हूं। और बेसिक शिक्षा विभाग में रहते हुए भी जो प्रतिनियुक्ति के पद होते हैं AVRC,
तो NPRC इन पदों पर भी लंबा अनुभव रहा, काम किया। और जैसा कि आपने बताया, कविताएं वगैरह लिखने का शौक़ रहा है, लंबे समय तक कवि सम्मेलनों में प्रतिभाग किया है। तो यही मेरा परिचय है। फिलहाल आपके बीच में हूँ खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में 1 वर्ष से। और सर यही एक अनुभव है जो वाकई में आपके उस अनुभव ने बिल्कुल एकदम जमीनी स्तर से हम टीचरों को खुद से जोड़ लिया है। बट मैं अपनी ऑडियंस को ये ज़रूर आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि लोग कमेंट करते हैं कि मैम हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हम हताश हैं, निराश हैं, मतलब ज़िंदगी में कुछ नहीं अचीव कर सकते। आपने एक चीज़ अचीव करी, आपकी एक सरकारी नौकरी लगी। जनरली तो लोग उसी में सेटिस्फाई हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि बस जीवन का मुकाम पा लिया, अब रुक जाते हैं हम लोग। पर आपको ऐसी क्या ललक थी कि आप लगातार एक नौकरी, दूसरी परीक्षा, तीसरी परीक्षा निरंतर देते हैं? बचपन से ही पिताजी की प्रेरणा लगातार मिलती। पिताजी हमारे टीचर थे, जो हाई स्कूल से हेडमास्टर से रिटायर हुए। तो वो सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने पढ़ाया, बहुत आगे बढ़ाया। और रही बात नौकरियां बदलने की, तो ये सब ईश्वर की मैं अपने ऊपर कृपा मानता हूं। और लगातार तैयारी का एक जो जुनून था मेरे लिए, लगातार पढ़ते रहना। तैयारी कंपटीशन के लिहाज से तो उतनी गंभीरता से नहीं किया, लेकिन लगातार पढ़ाई करते रहना। आज भी मैं मतलब जो हूँ अध्ययन जरूर करता हूँ, 2 घंटे भले ही पढूं, लेकिन अध्ययन जरूर करता हूँ। तो ये अध्ययन करने की निरंतरता जो है, एक भूख, जैसे कि व्यक्ति खाना खाए बिना नहीं रह सकता, पानी पीना नहीं रह सकता, वैसे ही मेरा है कि मैं पढ़े बिना नहीं रह सकता। तो यही चीज़ थी कि मैं आगे बढ़ता रहूं। और रही बात अधिकारी बनने की जो ललक है, मैं जब AVRC था तो मेरे जो खंड शिक्षा अधिकारी, जो उस समय AVSA बोलते थे जिनको, तो वो लोग जो थे वो मुझे तहसील दिवस में भेज दिया करते थे कि जाओ, मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तो वहाँ पर मैं देखता था, तो जिलाधिकारी महोदय हैं, SDM साहब और तमाम बड़े अधिकारी वहाँ आते थे। तो जब उनको देखते थे तो मन में थोड़ा होता था कि काश हम भी इस तरह से कुछ बन पाते। नहीं सर, बहुत बड़ी बात है। आज आप पूरे ब्लॉक के एक प्रेरक हैं, हम सब के लिए आप एक प्रेरक हैं, क्योंकि जब भी कुछ भी हमारे ब्लॉक में कुछ नया होता है, कोई काम होता है, तो उस पर सबसे पहले जो व्यक्ति काम कर रहा होता है वो सर होते हैं, जो हमारे बीच में सबसे पहले होते हैं। आपसे पहले ये चीज़ें नहीं थी। मैं बिल्कुल एकदम साफ तौर पे खुल के कहूँगी कि शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं बहुत नए बदलाव आए हैं, और वो बखूबी मतलब ऐसी सोच के व्यक्तियों के साथ ही आए हैं। सर बहुत एक बड़ी मानसिकता है कि आपने कहा कि आप एक ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, परंतु आज का जो माता पिता है, अभिभावक हैं, वो ये कहते हैं कि बच्चों को हाई-फाई स्कूलों में पढ़ाओ, मतलब तमाम ऐसी सुविधाओं से बच्चों को लैस कर दिया जाता है, जब ही बच्चा हमारा अधिकारी बन पाएगा, कुछ बढ़िया कर पाएगा। देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है पूनम जी, देश का सबसे सुंदर भविष्य वो हमारे प्राइमरी स्कूलों में ही है। जो भी कॉन्वेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, मैं हालांकि बुराई नहीं करता, लेकिन वहाँ पर जो रटवाने की प्रवृत्ति, बस कोर्स पूरा करवा देने की प्रवृत्ति, तो ये चीज़ें ज़्यादा हैं। हमारे जो, मैं प्राइमरी विद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ, प्राइमरी विद्यालय, हाँ सरकारी स्कूल, सरकारी विद्यालय जो प्राइमरी विद्यालय है अपने गांव के ही, वहीं से मैंने 5वां पास किया। 8वां मैंने अपने दातागंज से पास किया, और वहीं इंटर कॉलेज है गांव, वहीं हमारे कस्बे में, वहीं से हमने इंटर किया। तो हम कहीं बाहर नहीं गए पढ़ने के लिए कि बदायूं, बरेली या किसी कॉन्वेंट प्राइवेट स्कूल में हम नहीं पढ़े। हमारे पिताजी चूँकि हेडमास्टर थे, पहले टीचर थे, बाद में हेडमास्टर बने, तो वो अपने साथ ही ले जाते थे और हमेशा सब बच्चों के साथ बिठा के पढ़ाते थे। उसका एक फ़ायदा ये होता था कि वो उन बच्चों को भी उसी दृष्टि से देखते थे कि जैसे कि वो मुझे देखते थे। मैं आपको बताऊं, मेरे पिताजी ने उस समय, जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था, पूरी दुनिया के जितने देश हैं उनकी सबकी राजधानियाँ मुझे याद करा दी थी। मैं पूरे दुनिया के, अभी भी मुझे अधिकतम देशों की राजधानियाँ याद रहती हैं। कौन सी मुद्रा चलती है, कौन राष्ट्राध्यक्ष है वहाँ पर, पड़ोसी देशों में कौन राष्ट्राध्यक्ष है, ये सारी चीज़ें। मेरे पिताजी का भूगोल का ज्ञान तो इतना था कि वो कभी एटलस देखते नहीं थे, और वो हमेशा ऐसे ही बता दिया करते थे। तो पिताजी ने बहुत ज़्यादा ये चीज़ हमको समझाई। और मेरा यही मानना है कि विद्यालय कोई भी हो, हालांकि मैं उनकी बुराई नहीं करता कॉन्वेंट स्कूल्स की, लेकिन जो हमारे सफलतम अधिकारी आपको मिलेंगे, आप पूरे प्रदेश में देखिए, देश में देखिए, जो हमारे सफलतम अधिकारी मिलेंगे, और जब उनसे पूछा जाता है तो उनको, तो वो यही बताएंगे आपको कि वो भी अपने गांव के प्राइमरी विद्यालय में ही पढ़ें। जी सर, बिल्कुल सही कहा। सर मेरी जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो शिक्षक हैं, या तो शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल के हैं चाहे सरकारी के हैं।
आप खंड शिक्षा अधिकारी बने, इससे पहले अगर मैं कहूँ तो मुझे पता नहीं था कि खंड शिक्षा अधिकारी का पद तो समझ में आता था, बट जो ये प्रोसेस है कैसे सिलेक्शन होता है उसकी जानकारी नहीं थी। कई बार कमेंट में मिलते हैं कि मैम खंड शिक्षा अधिकारी किस तरीके से बनना चाहता है, और अब मुझे लगता है इस प्रक्रिया में काफ़ी बदलाव भी आया है और आप तो इस पद पर बिल्कुल नई नियुक्ति से आए, नए तरीके से। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती जो है वो नियमित भर्ती नहीं है। जैसे पीसीएस की भर्ती है वो प्रतिवर्ष निकलती है, समीक्षा अधिकारी की भर्ती है वो प्रतिवर्ष निकलती है, और तमाम भर्तियां जो है वो प्रतिवर्ष एक सर्कुलर में होती हैं, लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली जाती हैं। लेकिन ये जो खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती है, सन 1996 मुझे याद है जब एसडीआई का पद होता था, ये पद एसडीआई के रूप में होता था, सब डिप्टी इंस्पेक्टर करके पद हुआ करता था, प्रति विद्यालय निरीक्षक। उसके बाद में ये एवीएस से हुआ पद हुआ, फिर बीओ हुआ। तो मुझे लग रहा है कि सन 96 से अब तक मात्र 4 भर्तियाँ निकली हैं पूरे विभाग में। हाँ, अभी तक 4 भर्तियाँ निकली। जो भी हमारे खंड शिक्षा अधिकारी आप देख रहे हैं वो इन्हीं 4 भर्तियों के थे। अभी हमारे बैच से पहले बहुत कमी भी थी, एक खंड शिक्षा अधिकारी को 3-3, 2-2 ब्लॉक देखने पड़ते थे, तो उससे जो कार्य निष्पादन है उससे उस पर थोड़ा फर्क पड़ता था। लेकिन अब ये 309 लोगों की भर्ती हमारे बैच में हुई, उसके बाद से काफ़ी अब सैचुरेट हुआ। अधिकारी जो होते हैं अगर उनके पास एक ही ब्लॉक में फोकस करने को होता है तो वो बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। जी सर, बिल्कुल। शिक्षा अधिकारी की भर्ती प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बताऊं, ये 2 भर्तियां लोक सेवा आयोग की ऐसी, समीक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी, इनमें इंटरव्यू नहीं होता है, इसमें प्री और मेन होता है। खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती के लिए आपको बीएड होना चाहिए, बीएड होने के साथ मतलब एमए बीएड होना चाहिए, उसके बाद एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं, एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता। अच्छा, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कोई बाहर का व्यक्ति भी है अगर पोस्ट ग्रेजुएट है और बीएड है तो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। सर, चैनल के माध्यम से और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी ही हमारे समक्ष हैं, कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ ये वीडियो तमाम ऐसे शिक्षकों तक पहुँचेगी जो वाकई में इस विभाग से भी जुड़े हुए हैं। आपने एक बहुत ही पते की बात कही कि हमारे ब्लॉक के साथ भी यही था कि काफ़ी लंबे समय तक हमारे ब्लॉक के कोई अपने खंड शिक्षा अधिकारी नहीं थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आलमपुर जाफराबाद जो था वो चीज़ें जो है सुविधाओं से पीछे रह जाता था, क्योंकि एक व्यक्ति उसके ऊपर 3-3, 4-4 ब्लॉक्स की जिम्मेदारी थी। पर कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो स्कूली व्यवस्था में भी देखने के लिए की गई है। तो एज अ खंड शिक्षा अधिकारी मैं ज़रूर आप लोगों से जानना चाहूँगी और आपके माध्यम से ये चीज़ जो है ऊपर जाएगी, क्या शिक्षकों को भी जो उनका दायरा है, जो उनका विद्यालय में काम है, वो सिर्फ शिक्षण तक सीमित नहीं रहना चाहिए? तमाम ऐसी बातें कही जाती हैं, बातें ऐसी उठाई जाती हैं, मतलब आप तो शिक्षक रहे, इस पक्ष में आपकी क्या सोच है? रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि शिक्षक जो है वो बहुत से कार्य कर नहीं सकता है। शासन प्रशासन का ऐसा सोचना है कि बेसिक शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग होता है जो तमाम कार्यों को बहुत ही अच्छे ढंग से जो है संपादित कर सकता है। और आप कोई भी कार्य देख लीजिए, चाहे वो इलेक्शन हो, जनगणना हो, वोट परीक्षा चल रही है, तो हमारे बेसिक टीचर जो हैं उसको ठीक से बखूबी कर लेते हैं, मल्टी टैलेंटेड टीचर। और एक यहाँ एडीएम साहब एक दिन मीटिंग ले रहे तो मुझे इनकी बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य से बचने का सबसे बेहतर तरीका उस कार्य को ख़त्म कर दो। तो लोग जो होते हैं कि मेरी ड्यूटी कटवा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम विभाग से जुड़े हुए हैं तो हम अन्य विभाग के कार्य भी कर सकते हैं और ईमानदारी से कर सकते हैं, समर्पण भाव से कर सकते हैं, और करते भी हैं। नहीं, इस तौर पर हम शिक्षक जो है वो वाकई में ये तो है मल्टी टैलेंटेड है और कुछ नया करते हैं तो कुछ नया सीखते हैं। बट सर, पर्सनली एज ए टीचर के रूप में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इससे बच्चों की जो विद्यालय मतलब शिक्षा चल रही होती है वो ज़रूर बाधित होती है, क्योंकि एक टीचर जो है वो दूसरी जगह जाता है। उस वक्त ऑलरेडी हमारे बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में शॉर्टेज ऑफ टीचर, जो शॉर्टेज ऑफ टीचर अब नहीं है, अब तो ठीक है, अच्छी भर्तियां हो रही हैं। सबसे बड़ा उदाहरण मेरा खुद का विद्यालय, वो एक मतलब हो सकता है वो बात, और जल्दी ही आपके विद्यालय में भी टीचर पहुंचेंगे, भर्तियां शुरू होंगी। लेकिन अब मेरा ऐसा नहीं मानना, हमारे यहाँ ही कई विद्यालय फिर ऐसे भी है जहाँ 13-13, 14-14 टीचर हैं, 15-15 टीचर हैं। तो सर ऐसी व्यवस्था मतलब नहीं, वहाँ छात्र संख्या के अनुपात में टीचर दिए जाते हैं। छात्र संख्या वहाँ निश्चित रूप से ज़्यादा रही होगी तो वहाँ पर टीचर ज़्यादा गए, जहाँ कम होंगे तो वहाँ कम गए हैं। तो ठीक है, अब आपने कहा है तो इस चीज़ को, वैसे ये सारी चीज़ें जो होती हैं विभाग की नज़र में रहती हैं, कहाँ टीचर भेजना है, कहाँ से टीचर हटाना है, ये सब चीज़ें जो उनके उसमें होती हैं संज्ञान में। चलिए सर, आपकी तरफ से तो हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी मिली है, जो काम करने के लिए हमारे ब्लॉक के शिक्षक कभी ये सोचते कि ये नहीं हो पाएगा, पर सर के कहे हुए चुनिंदा ऐसे शब्द होते हैं
इतना मोटिवेट करते हैं कि बस आप बता दीजिए, हम सब करने के लिए तैयार हैं। बेशक ही जब से सर ने हमारे ब्लॉक में ज्वाइन किया है, निरीक्षण की पद्धति कहीं ना कहीं आलमपुर जाफराबाद में तो चेंज हुई है। शिक्षक सहज रहता है जब अधिकारी के रूप में सर वहाँ पहुँचते हैं, और कमियों के तौर पे ना एक सुधार के तौर पे शिक्षक को समझाया जाता है, साथ ही साथ उसके किए जा रहे हर छोटे से छोटे अच्छे कार्य के लिए उसका मनोबल बढ़ाया जाता है। ये वाकई में सर मैंने पढ़ा भी था, हमारे लिए 3 किताबें दी गई है शिक्षकों को मिशन प्रेरणा के तहत। उसमें कहा भी गया है कि जब आप जाते हैं और शिक्षक का मनोबल बढ़ाते हैं, या क्लास में हमारा बच्चा काम कर रहा है और उस वक्त उसके किए गए छोटे से अच्छे कार्य के लिए जब हम उसका मनोबल बढ़ाते हैं तो उसकी कार्य करने की जो शक्ति होती है वो दुगनी हो जाती है। तो मिशन प्रेरणा के बारे में भाई एज अ शिक्षक हमारी नॉलेज सीमित है, पर आप एज अ अधिकारी उन मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, एक बड़ी योजनाएं हमारे विद्यालय को सुधार के लिए बनाई जा रही हैं, उन पर आपका प्रकाश मैं ज़रूर डलवाना चाहूँगी। देखिए, मिशन प्रेरणा से पहले ज़रूरी है कि पहले मिशन कायाकल्प के बारे में थोड़ी चर्चा मैं करूँ। जी जी सर। हमने देखा है कि जो एक आधारभूत अंतर विद्यालयों में जो होता था, प्राइवेट विद्यालयों में और हमारे सरकारी विद्यालयों में, आज से हम थोड़ा 10 वर्ष पूर्व जाएँ, 5 साल पहले हाँ, चले जाइए हाँ। सर, 5 साल पहले। तो एक जो आधारभूत अंतर था वो यही था कि हमारे विद्यालयों के भवन जो होते थे वो बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं होते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मिशन कायाकल्प चलाया गया, बेसिक स्कूलों का जो भौतिक रूप से उद्धार किया गया, मेरा ये मानना है कि पिछले 2-3 वर्षों में जो विद्यालयों की भौतिक स्थिति सुधरी है, जी। ऐसा परिवर्तन मैं नहीं मानता कि, और उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ा। कई हजारों की संख्या में यहाँ विद्यालय हैं, और उन सारे विद्यालयों में मैं अपने ही ब्लॉक में देखता हूँ लगभग 90% कायाकल्प का काम हमारे यहाँ पूरा हुआ है। लगभग सारे विद्यालयों में 20-21 विद्यालय छोड़ दिए जाएं तो सभी में टाइलीकरण हो गया है, हैंड वॉश यूनिट लगा हुआ है, शौचालय बने हुए हैं, बालकों को अलग बालिकाओं को अलग, दिव्यांग शौचालय भी बन रहे हैं या लगभग हमारे यहाँ 50% में बन भी चुके हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जो हमारे ग्राउंड्स हैं उनमें जो गार्डनिंग वगैरह जो है बहुत अच्छे से करवाई गई है। फर्नीचर हमारे स्कूलों में अधिकतर विद्यालयों में पहुंचा हुआ है। जो रसोई घर हैं वो भी हमारे यहाँ बने हुए हैं। यूरिनल्स भी कुछ जगहों पर नहीं बने, लेकिन अधिकतर देख रहे हैं कि बालकों के अलग बालिकाओं के अलग वो बन रहे हैं। समरसेबल लगा हुआ है, पानी की सप्लाई हो रही है, बिजली का कनेक्शन। तो इस चीज़ से जो है एक परिवर्तन आया है कि हमारे जो गांव के गार्जियंस हैं अब उनकी सोच में परिवर्तन आया। अब वो बजाय प्राइवेट विद्यालयों में भेजने के, अब वो बच्चों का आकर्षण जो है हमारे विद्यालयों की ओर बढ़ा है। अब वो बच्चे विद्यालय से जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं लगातार। आप देख रही हैं नामांकन बढ़ रहा है, नामांकन के सापेक्ष उपस्थिति भी बढ़ रही है। मिड डे मील हमारे यहाँ के लगभग सारे विद्यालयों में बहुत अच्छे से संचालित हो रहा है। सोमवार के लिए फल, बुध के लिए दूध, ये लगभग सारे विद्यालयों में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की एक मैं अच्छी पहल कहूँगी। सरकार ने मेरा ये मानना है कि बेसिक शिक्षा में ये कायाकल्प के माध्यम से बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और बरेली जनपद में तो मैं मानता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन जो है यहाँ पर। और मिशन कायाकल्प धरातल पर दिखने में भी कहीं कोई आंकड़ाबाजी नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल आप जाइए, हमारे जो परम आदरणीय यहाँ के सीडीओ साहब हैं, वो मैंने देखा है कि वो एक एक चीज़ की समीक्षा करते हैं। हम लोग मीटिंग्स में जाते हैं वहाँ और एक एक चीज़ की समीक्षा करते हैं वो। और मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब समीक्षा हवा में हो, ऐसा नहीं है। वो जैसे आज की डेट में की, तो जब नेक्स्ट मीटिंग बुलाएंगे तो वो पिछली वाली रिपोर्ट भी रखते हैं। फिर आज की डेट में जो क्या इससे 8 दिन में या 15 दिन बाद जब मीटिंग बुलाएंगे तो इतने दिन में आपने क्या प्रगति हुई, उस पर मतलब वो गहन समीक्षा करते हैं। तो मेरा मानना है कि इसका बहुत बड़ा श्रेय उनके लिए है। उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर कायाकल्प की वजह से ही जो बच्चे हैं वो बहुत आकर्षित हुए विद्यालय की। बात आती है, कायाकल्प हो गया, विद्यालय हमारे आकर्षक हो गए, भवन आकर्षक हो गए, टीचर्स भी हमारे लिए भरपूर मात्रा में, भाई 2-3 भर्तियां हुई लगातार पिछले 4-5 वर्षों में, और टीचर्स भी हमारे यहाँ भरपूर हो गए। जूनियर हाई स्कूलों में भी टीचर्स हो गए। अब मेन फोकस है कि बच्चे को गुणवत्तापरक शिक्षा कैसे मिले, ये ज़रूरी है, ये मस्ट है। टीचर है, भवन है, बच्चे उपस्थित हो रहे हैं, मिड डे मील है, डीबीटी के माध्यम से सारी सुविधाएं मिल रही हैं। अब मेन चीज़ है कि उस बच्चे को शिक्षा किस तरीके से हमको मिले। मिशन प्रेरणा उसी का एक रूप है। मिशन प्रेरणा में एक सीधी सी चीज़ है कि न्यूनतम दक्षताएं निर्धारित हैं कक्षावार। कुछ नहीं, आप मतलब बच्चे को कुछ नहीं करवाना है, उसके अनुसार जितनी उसकी कक्षा 1 में, कक्षा 2 में, 3 में, जितनी उसकी न्यूनतम दक्षताएं हैं
उतना ही आप करा दीजिए। समृद्ध मॉड्यूल के अनुसार शिक्षण कार्य सुनिश्चित कराइए विद्यालय में। जी सर। ध्यान आकर्षण आधारशिला, ये आपको तमाम संदर्शिकाएं मिली हुई हैं हमारे टीचर्स की, ग्रंथ उनको पढ़ना चाहिए, वही बेस हैं। अगर उनको पढ़ करके शिक्षण कार्य करें तो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल कहीं कोई आवश्यकता नहीं है कहीं कुछ करने की। अभी हमारे यहाँ की ट्रेनिंग चल रही है फैलन जो है, फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। यस सर। ये आप देखना अभी थोड़े दिन के बाद नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है हमारे यहाँ के जो विद्यालय, इनका एक ढांचा ही बदलने वाला है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होने वाला है। प्री प्राइमरी क्लासेस जो हैं वो हमारे विद्यालय में, हाँ, ये जो प्री प्राइमरी क्लासेस जो हमारे यहाँ शुरू होने जा रहे हैं, जो हमारे यहाँ 5+3+3+4 का जो स्ट्रक्चर आया है नई शिक्षा नीति में, उसमें अब हमारे यहाँ बच्चा जो है पहले 6 वर्ष में पंजीकृत होता था, अब 3 वर्ष से ही विद्यालय में जुड़ जाएगा आंगनबाड़ियों के माध्यम से जो उनको बच्चों को सिखाना। तो मेरा ये मानना है मिशन प्रेरणा जो है वो तभी सफल है कि जब हम अपने विद्यालय के बच्चों को न्यूनतम दक्षताएं जो निर्धारित हैं, लर्निंग आउटकम, हमारे सीडी साहब कहते हैं, बीएस साहब कहते हैं, लर्निंग आउटकम पर फोकस करिए। लर्निंग आउटकम नहीं है तो ये सब बेकार है। भवन, आपकी उपस्थिति विद्यालय में जाना आना, ये सब बेकार है। मिड डे मील में कुछ नहीं। अगर बच्चे को लर्निंग आउटकम नहीं आ रहा है, अगर जो निर्धारित उसका पाठ्यक्रम है वो आपने पूरा नहीं करवाया, प्रैक्टिकल नॉलेज, हमारे सर कहते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज, हमारे सीडी साहब ने भी एक वो लगवाई थी साइंस एग्जीबिशन, तो वो कहते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक नहीं आएगा तब तक मतलब कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। हमारे उन्होंने लैब बनवाने के लिए कहा हुआ है। अभी हम सब लोगों से हम लैब के लिए काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ 8 लैब तैयार भी हो गई हैं और भी काम कर रहे हैं लगातार। तो ये मिशन प्रेरणा तभी मिशन कायाकल्प तभी सफल माना जाएगा जब मिशन प्रेरणा सफल होगा। आप सिर्फ वैसी ही शिक्षा हमारे प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे को, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे को दें जैसी कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जहाँ कहीं पढ़ रहा है, हमारा बच्चा भी उसी तरह की शिक्षा प्राप्त करे। जिस तरह की आप सोचते हैं वो वैसी ही शिक्षा आप उस बच्चे को देने का प्रयास करिए। हमारे जो सरकारी विद्यालयों के टीचर हैं, डॉक्टर्स मिलेंगे आपको, इंजीनियर्स मिलेंगे, छोड़ के उसमें आए हैं विभाग में, इनको ये ज्ञान का था भंडार है। एमए बीएड पीएचडी तमाम विद्वान टीचर्स हैं हमारे पास। जी। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था का एक बड़ा बदलाव, जब कायाकल्प हो गया, मिशन प्रेरणा आ गया, क्वालिफाइड टीचर्स हमारे बीच में है, तो ये मान के चलते हैं कि आने वाले समय में जो सरकारी शिक्षा पद्धति है उसमें एक बड़े बदलाव जो है वो अब देखने के लिए मिल सकते हैं। ऐसे अभिभावक जो कहते हैं सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, खैर ये चीज़ तो काफ़ी हद तक बदली है। हम लोग सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं तो सुनते हैं इस चीज़ को कि यार बहुत बढ़िया बदलाव जो है वो सरकारी स्कूलों में देखने के लिए नहीं मिल रहा। गाँव का सबसे सुंदर अगर भवन आज मिल रहा है। हमारे कई विद्यालय से आप जाइए, उन विद्यालयों में देखिए जाके, वहाँ का बच्चों का लर्निंग आउटकम देखिए। पथरा विद्यालय में सारिका मैडम है, कितना मेहनत करती हैं आप देखिए। जी सर, चैनल के माध्यम से ही कहीं ना कहीं बाकी सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं, बट ऐसे स्कूल में मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, ऐसे शिक्षकों से मिलवाऊंगी जो एक ब्लॉक में बाकी तमाम शहर के और देश के शिक्षकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिन्होंने अपने दम पे अपने स्कूलों में तमाम ऐसे भौतिक बदलाव किए हैं और बच्चों की गुणवत्ता भी काबिले तारीफ रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था कि सर ने तमाम ऐसी नौकरियां, सरकारी नौकरियां, बड़े ओहदे की नौकरियां जो है वो की है। सर मैं ये जानना चाहूंगी कि जनरली लोग कहते हैं कि जब एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाते हैं, स्विच करते हैं, तो कहते हैं इस इंसान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। आपका ऐसा क्या कारण रहा कि आप लगातार जो जॉब्स हैं वो स्विच करते रहे, और क्या अभी भी आपको लगता है कि आप इसके अलावा, ये जो पद है आपका, इसके अलावा भी आप दूसरी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, कोई और सिलेक्शन आपका इंतजार कर रहा है? आप जो बात कह रहे हैं कि जैसे स्विच ऑफ करना नौकरी, तो मैंने जो पीटीआई था मैं जीआईसी में, वहाँ से तो रिजाइन किया और बेसिक में आ गया। उसके बाद जिन सेवाओं में गया तो मैं वहाँ देखने तो गया लेकिन ज्वाइन नहीं किया। चयन पाया लेकिन मैं ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपनी बेहतर तैयारी जो है इस जॉब में रह करके कर सकता हूँ, शिक्षक के। हाँ, शिक्षक के तौर पे। तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर और ये जो और सर्विसेज थी, तो उनमें मैं ज्वाइन नहीं किया। चयन पाया लेकिन ज्वाइन नहीं किया, मैं रहा बेसिक में ही। अब आकर के मैंने बेसिक से, अभी भी मैं बेसिक में सिलियन पर ही हूँ, धारणाधिकार अवकाश में के तहत अभी चल रही है मेरी नौकरी, इधर मैं ज्वाइन किया हूँ। तो मुझे मानना है कि नौकरी तो अब मुझे लगा अपना मुकाम जो है वो मिल गया है। अब उम्र 45 से ऊपर हो गई, तो अब नहीं लगता है कि अब कहीं कोई और जॉब के लिए मैं प्रयास करूंगा, कि बच्चे बड़े हो गए, वो तैयारी करेंगे बेहतर से, अब वो बड़े अधिकारी बनेंगे। आप मतलब किताबों को इतना समय देते हैं, ऐसे भी मुझे कमेंट्स मिलते हैं कि मैम हमारी रीडिंग हैबिट्स तो बिल्कुल है ही नहीं, और उनमें से एक मैं भी हूँ कि मुझे भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक नहीं है, जबकि मैं शौक को लाना चाहती हूँ अपने अंदर। तो ऐसा क्या करें कि हमें भी रीडिंग हैबिट जनरेट हो जाए? दरअसल ये मोबाइल पे जो
पढ़ने की प्रवृत्ति चली है जी, बच्चों की। मोदी जी ने एक बार कहा था ना कि आप सोशल मीडिया से आप सूचनाएं तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं मिल सकता आपको। ज्ञान जो है वो किताबों से ही मिल सकता है। इसलिए किताबों को पढ़ने या किताबों का किताबों से जो आप ज्ञान हासिल करते हैं वो स्थायी होता है। मोबाइल वगैरह पर जो पढ़ा हुआ ज्ञान होता है वो स्थायी नहीं होता सर है। आदत कैसे बनाएं, मतलब पढ़ने की आदत डालिए। कुछ दिन जैसे कि कविताएं पढ़िए, कहानियाँ पढ़िए, उसके बाद में थोड़ा निबंध पढ़िए, उपन्यास पढ़िए। आदत पड़ेगी, उसमें इंटरेस्ट तो पैदा करना पड़ेगा आपको किताब में। मोटिवेशनल साहित्य के लिए जो आपके व्यूअर्स जो जुड़े हुए हैं, मेरा मानना है कि वो दुष्यंत कुमार जी को पढ़ें। साय में धूप उनकी एक रचना है, उसको पढ़ें। उसके बाद उनके सोचने के ढंग में परिवर्तन आ जाएगा। अदम गोंडवी साहब को पढ़ें। हमारे उर्मिलेश जी बदायूं में बहुत बड़े रचनाकार थे, उनको पढ़ें। जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं उनको पढ़ें। निराला जी को पढ़िए, और उसमें जाते हैं महादेव वर्मा जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, सुमित्रा नंदन पंत, इन तमाम कवियों को हमने पढ़ा है। प्रेमचंद जी को गद्य में अगर आपका झुकाव है, इंटरेस्ट है, तो आप प्रेमचंद जी को पढ़िए उपन्यासों में। जैनेन्द्र जी को पढ़िए, भगवती चरण वर्मा जी को पढ़िए। तो इनको जब आप साहित्य से जुड़ते हैं ना, तो आपकी सोच में परिवर्तन आता है। आपका व्यक्तित्व जो है वो एकदम बदल जाता है। जी जी। आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। सर जैसे हम काम करते हैं, आप मतलब आपने भी अपने ज़िंदगी के इतने सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, कहीं ना कहीं जब फेलियर होता है तो व्यक्ति इतना निराश हो जाता है। आपको भी ऐसा तो नहीं है कि आपने पहली तैयारी से ही आपको सिलेक्शन मिलना शुरू हो गया होगा? जो एक निराशा है, हताशा है। मैं कभी भी हताश नहीं हुआ सर, वो उसका क्या मैं आपको बताऊं, मैंने कहीं पढ़ा था ना कि असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता के लिए आपने प्रयास मन से नहीं किया। तो मुझे हमेशा यही लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। फिर उसका अपने एक आत्मावलोकन करना कि कहाँ पर रह गई, उसको दूर करने का प्रयास करना। कि जैसा कि किसी ने कहा ना कि मैं अगर कहीं संघर्ष में जाता हूँ तो या तो मैं जीतूंगा या फिर मैं सीखूंगा। हारना नहीं, हार शब्द तो कहीं होना ही नहीं चाहिए। या तो आप जीतेंगे या सीखेंगे। हाँ, तो मेरा यही मानना था कि अगर मैं कहीं असफल हो गया तो मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पर। बहुत बढ़िया बात कही सर आपने। या तो मैं जीतूंगा या मैं सीखूंगा, यानी आपको अपनी कोशिश, अपनी तैयारी जो है वो रोकनी नहीं है ये सोचकर कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एटलीस्ट आप सीख रहे हैं उस रिजेक्शन से भी। देखिए कोविड आया, कोविड ने शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारे बदलाव ला दिए। ऐसे में सर आपको क्या लगता है कि अब ऑनलाइन टीचिंग और ऑनलाइन ऐसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ से बच्चों को कहा जा रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाइए, और इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया है वो बहुत एक्टिव है, मतलब रातों रात किसी को ऐसे स्टार बना देता है, क्या कहने हैं। तो क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था में कुछ मतलब सकारात्मक सुधार जो है वो हो सकते हैं? देखो, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार जहाँ तक मानना है कि किताबों से पढ़ना, अपने शिक्षकों के समक्ष बैठकर पढ़ना, उनके सामने पढ़ना, आई कांटेक्ट जब तक नहीं होगा आपका टीचर से, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गुणवत्ता उस शिक्षा में आ सकती है। ऑनलाइन शिक्षण एक मजबूरी थी, व्यवस्था थी। कोविड बहुत मतलब त्रासदी भरा दौर रहा है, तो उसमें एक विकल्प के तौर पर सोचा जरूर गया उसके लिए, लेकिन ऑनलाइन शिक्षण को मैं बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं माननी चाहिए। हालांकि बदलते परिवेश में ये प्रयोग होते रहने चाहिए, लेकिन जब तक टीचर और स्टूडेंट में एक संपर्क नहीं होगा, भौतिक रूप से आमने सामने नहीं बैठे होंगे, तब तक वो चीज़ें जो है डिस्कस नहीं हो सकती। तो सर आज सोशल मीडिया से क्या लगता है कि जो नीति है, जो सुधार है, अगर उनका प्रचार प्रसार किया जाए? मैंने कहा ना, मैंने आपको बताया ना कि सूचनाएं सोशल मीडिया से मिल जाती हैं, र्यूमर्स भी बहुत उड़ती हैं। कभी कभी तो आप देखते हैं कि तमाम चीज़ें जो होती हैं झूठ होती हैं, और वो एकदम इतनी ज़्यादा हावी हो जाती हैं जैसा बिल्कुल सच्ची घटना है। सोशल मीडिया जो है वो बाकी चीज़ों के लिए सही है, मनोरंजन के लिए सही है, पर शिक्षा जो है वो शिक्षक और जो विद्यार्थी हैं वो भौतिक रूप से आमने सामने रहकर एकदम जुड़कर अगर पढ़ाएं तो ही शिक्षा में वाकई में बेहतरीन सुधार जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। आप लोग इस पर क्या राय प्रतिक्रियाएं रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़। हम सभी ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद के शिक्षक तो वाकई में आप हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं, परंतु मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि एक अधिकारी के रूप में आप किस तरीके का वातावरण जो है वो अपेक्षित रख रहे हैं अपने शिक्षकों से, जो बाकी में हमारे टीचर्स तो सब इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। एक मैसेज कि आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसा वातावरण आप अपने आसपास बनाइए जो डेफिनेटली आपके काम को और बेहतर बनाएगा। मेरा ये मानना है कि एक मेरा जो स्वभाव रहा है वो थोड़ा सा एडजस्टिंग रहा है, सामंजस्य स्थापित रहे आपस में, और एक समन्वयकारी जो वातावरण है, एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करके ही बेहतर ढंग से कार्य किया जा सकता है। वातावरण जो है वो सौहार्दपूर्ण रहना चाहिए।
किसी पर बहुत अनावश्यक दबाव नहीं बनाना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार हो। मैं चूँकि पास की जनपद का हूँ तो यहाँ तमाम लोग जानने वाले भी हैं, तमाम लोग वो करते हैं, लेकिन मैं हमेशा सबके साथ समान व्यवहार की बात सोचता हूँ और इसीलिए लोगों को भी लगता है ऐसा कि डिप्टी साहब जो हैं वो ठीक ठाक हमारे साथ व्यवहार करते हैं और कार्य वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने कर्तव्य का जो पालन है वो निष्ठापूर्वक करें। आप इतने मोटिवेटिंग हैं, आप कभी हताश निराश नहीं होते, आपकी कार्यशैली जो है वो इतनी बेहतरीन है। तो कोई ना कोई व्यक्ति होता है जिससे हम सीखते हैं। जैसे मैं भी विभाग में आने के बाद बहुत सारे मेरे साथी शिक्षक हैं जिन्हें अपना रोल मॉडल मान के काम करती हूँ। तो कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिसने आपको आपके इन बेहतर कार्यों के लिए प्रेरित किया है, मैं उनके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी। देखिए, मेरे जीवन में जो सबसे बड़ा प्रभाव रहा वो मेरे पिताजी का रहा है। पिताजी प्राथमिक विद्यालय में टीचर थे, साइकिल से बिठाल के ले जाते थे स्कूल में, यहीं पढ़ाते थे, घर आके पढ़ाते थे, पिटाई भी खूब लगाते थे। हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब वो इस तरह से वो करते थे। और माँ के साथ बहुत लंबा समय नहीं रहा, जल्दी उनका निधन हो गया था, लेकिन पिताजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हमारे जीवन में, पढ़ाने से लेके आगे बढ़ाने से लेके पालन पोषण से लेके सारी चीज़ें जो कहें तो पिताजी की भूमिका बहुत बड़ी थी। माँ हमारी बहुत अच्छी थी, हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो हमेशा यही कहती थी कि बेटा हमारा बड़ा होकर डिप्टी बन जाएगा, इस तरीके का उनके रहता है। तो आज वो नहीं है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं लगता होगा कि चलो भाई ये हमारा लड़का जो है डिप्टी बन गया। मेरे पिताजी ने बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ाया। इसके अलावा मेरे परिवार में मेरी बहन है, छोटा भाई है, ये भी सदैव सहयोग करते रहते हैं, लेकिन मेरी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, उन्होंने लगातार मैंने जो सोचा उसमें हमेशा उन्होंने यही कहा कि आप, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया उस चीज़ का। मैंने कर सकते हैं। हाँ, मैंने जैसे उन्होंने कभी 2 कार्यों के लिए कभी मना नहीं किया। जैसे मैं किताबें लाने का मुझे बहुत, आज भी मेरे 2 कमरे किताबें भरी हुई हैं, बिल्कुल भरे हुए हैं। कभी उन्होंने किताबें लाने से मना नहीं किया मुझे। और 2006 से लेकर 2012 तक लगभग 6-7 वर्षों तक मैंने बहुत कवि सम्मेलनों में प्रतिभाग किया, तो कभी उन्होंने कवि सम्मेलनों में जाने से मना नहीं। कभी होने के बाद मैं अधिकारी बन पाया ऐसा उदाहरण कम है। तमाम अधिकारी तो कभी आपको मिलेंगे, लेकिन मैंने, आप समझिए कि तकरीबन 200-300 कवि सम्मेलनों में प्रतिभाग किया होगा। और लेकिन एक ऐसी जुनून सवार हुआ गुरु के तौर पे। मैं 2-3 लोगों के नाम जैसे लूँ, हमारे यहाँ एसडीएम साहब आए थे, वैभव मिश्रा जी 2008 के टॉपर रहे थे, तो उन्होंने इस तरह से प्रेरित किया कि हम तैयारी में लग गए, तैयारी करने लगे। हमारे यहाँ श्रेष्ठ के जो के.वी. त्रिपाठी सर हैं, उन्होंने बहुत मतलब मदद की हमारी आगे बढ़ने के लिए, और हमने वहाँ तैयारी भी की उनके वहाँ जा कर के। तो इस तरह से मेरा मानना है कि आपके जीवन में कई लोग इस तरह के जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं से प्रेरणा आपको देते रहते हैं। मैं तमाम टीचर्स जो हमारे इस डिपार्टमेंट में हैं, जो काम कर रहे हैं हमारे ब्लॉक में, उनमें कई टीचर ऐसे हैं जिनसे मैं प्रेरित होता हूँ। आपसे प्रेरित होता हूँ, आपका अपना व्यक्तित्व है। सारिका मैडम है, ये देखिए आप इनको, और 2-3 टीचर ऐसे हैं जो मतलब जो हैं, लगता है कि भाई ये लोग देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे 2-3 साथी ऐसे हैं, फरद भाई हैं, राशिद भाई हैं, जो हमारे साथ लंबे समय टीचर रहे, एनडी शर्मा हैं, विपिन भाई हैं हमारे। ये तमाम लोग हमेशा आगे बढ़ने को उन्होंने प्रेरित किया। फरद भाई तो हमेशा उनके दिमाग में हमेशा ही रहता था कि तुम अधिकारी बनोगे, कभी बनो। हाँ, तो इस तरह से तमाम आपका जैसे जैसे सफ़र चलता रहता है, कुछ लोग आपसे ऐसे जुड़ते चले जाते हैं जो आपको प्रेरणा देते रहते हैं। यानी ऐसे लोगों को अपने मुट्ठी, जो आपकी एक ताकत है, उन्हें अपने हमेशा साथ रखिए, जो आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। 1-2 खंड शिक्षा अधिकारी के मैं नाम लेना चाहूँगा। यहाँ जो आपके हमसे पहले जो भानु सर रहे, हमारे एबीएससी भी रहे, वो हमेशा कहते थे आगे बढ़ो पढ़ो, तुम्हारी क्षमताएं हैं वो केवल एक टीचर की नहीं है, तुमको आगे बढ़ना चाहिए। विजय कुमार सर थे वहाँ, विजय वीरेंद्र सर रहे, श्री राम सक्सेना सर, वो हमारे बहुत अच्छे गुरु भी रहे एक तरीके से। तो विभाग में ये लोग जो हैं, इन्होंने प्रेरित किया। तो ये चीज़ें जो हैं चलती रहती। ये प्रेरणाओं ने आपको आपके मुकाम तक पहुँचा दिया। वाकई में बहुत ही उत्साह से भरा हुआ, और मैं कहती हूँ ज्ञान, मैंने भी इस इंटरव्यू में बहुत कुछ नया सीखा है, बहुत कुछ नया जाना है आपसे। और जैसे कि सर का एक लंबा अनुभव रहा है बेसिक शिक्षा विभाग में, और मैं भी इसी विभाग में एक सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि सर आप जितना तो नहीं, परंतु जो भी काम कर रही हूँ अपने विद्यालय की भलाई के लिए, अपने शिक्षा व्यवस्था की भलाई के लिए, अपने देश की भलाई के लिए,
उसमें ज़रूर कुछ बेहतर जो है वो समाज को दे पाऊँ। सर, अंत में आपसे ये ज़रूर मैं जानना चाहूँगी कि आपकी अपनी इस कार्यशैली से, आपके अपने इस अनुभव से, जो हमारे जो शिक्षक हैं आलमपुर जाफराबाद के, जो बरेली के, क्योंकि हो सकता है आज आप आलमपुर जाफराबाद में हो, फिर किसी और ब्लॉक में रहें, किसी और ज़िले में हो, तो एक मैसेज आप क्या देंगे अपने शिक्षकों को कि वो अपनी कार्यशैली को बेहतर बनाएं? देखिए, मैंने आपको बताया कि आप जिस जगह पर हैं और जो जिम्मेदारी आपको मिली हुई है, आप बस उसको ईमानदारी से उसका निर्वहन कर दीजिए। आप उसी जिम्मेदारी को बस ईमानदारी से निभा दीजिए। बस आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। अच्छा सोचेंगे सदैव अच्छा होगा। जी जी। हमारे जो शिक्षक हैं ब्लॉक के, मुझे लगता है कि ब्लॉक के टीचर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत सिंसियर हैं, ओबीडियंट हैं। हमेशा समन्वय स्थापित करने का उनका प्रयास रहता है। मेरा भी उनके साथ समन्वय स्थापित करने का ही प्रयास रहता है। मैसेज मेरा बस यही है कि समय से विद्यालय जाएं, समय से विद्यालय आएं, विद्यालय में पहुंचकर बच्चों को पढ़ाएं। ये हमारा मूल कार्य है, मतलब हमसे मतलब हमारे टीचर्स का मूल कार्य है। और छोटी छोटी बातों को का इशू ना बनाएं। उनके साथ ऐसा हो गया, उनका साथ ये नहीं हुआ, उनकी ड्यूटी लग गई, हमारी ड्यूटी नहीं लगी। तो ऐसी चीज़ों, ये देखिए, जब हम वहाँ सीट पर बैठे होते हैं तो ये चीज़ें नहीं हम नोटिस कर पाते हैं कि कौन छूट गया, कौन रह गया, क्या होता है। हमको तो भाई सीधा सीधा निर्देश ही मिला होता है कि सबको आप बिल्कुल कोई बिना छोड़े, बिल्कुल कहीं। हमारे बीसी साहब बहुत सख्त हैं इन मामलों में। वो कतई कोई चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं है, कोई गलत काम आप कर नहीं सकते। उनके नॉलेज में आते ही वो तुरंत मतलब टाइट करते हैं इस चीज़ के लिए। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग जो हैं, हमारे जो शिक्षक साथी हैं ब्लॉक के, वो सभी एक स्वस्थ मानसिकता के साथ, सकारात्मक सोच के साथ काम करें। अपने विद्यालय को बेहतर बनाने का प्रयास करें। बच्चों में गुणवत्तापरक शिक्षा कैसे आए, किस तरह से वो शिक्षित हों, इसका प्रयास करिए। क्योंकि जो गांव में पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उनके गार्जियंस भी आप हैं। जी 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 सर। और आप उनके टीचर भी आप। टीचर सिर्फ एक टीचर नहीं होता, पढ़ा दिया हमने, श्याम पट पे लिख दिया, ये कर दिया, ये सब चीज़ें नहीं। टीचर एक मोटिवेटर भी होता है, प्रेरक भी होना चाहिए टीचर को। टीचर ही हमारा सबसे बड़ा प्रेरक होता है। जो बच्चा अपने टीचर से प्रेरित नहीं होता है, समझ लीजिए वो टीचर असफल है। जी। किसी भी टीचर का सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन उसके स्टूडेंट यानी छात्र करते हैं। बच्चे के मन मस्तिष्क में अगर टीचर का व्यक्तित्व नहीं पहुंचा तो समझ लीजिए कि उसका आपने उसको कुछ नहीं सिखाया। तो हमारा इंटरव्यू जो है वो वाकई में इतना बेहतरीन और दमदार रहा है, परंतु सर इंटरव्यू की मैं कहती हूँ एक वाइंड अप होते हुए ऐसा इंटरव्यू, ये आप ये मत मान के चलिए कि मैं ये आपके साथ एक औपचारिक वार्ता के तौर पर है। कहीं ना कहीं ये एक मैसेज है हमारे सभी टीचर्स के लिए आपके माध्यम से, और मैं कोशिश करूंगी चैनल के माध्यम से ऐसे शिक्षकों को और अपने ऐसे और प्रेरक अधिकारियों को जोड़ूं जो हम शिक्षकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। परंतु एक बात जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी जो इतने सारे अचीवमेंट्स हैं, ये सबसे बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है हमारे लिए। तो आने वाले, अगर मैं कहूँ कि 5 साल में आप क्या इमेजिन करते हैं, आप कहाँ होंगे? जहाँ भी हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को सोचता हूँ कि मुझे लोग जाने तो एक ऐसे अधिकारी के रूप में कि जिसने अपने शिक्षकों के साथ, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ कोई अन्याय नहीं किया, सदैव उनके साथ न्याय ही किया, सबके साथ समान व्यवहार या पक्षपात किसी के साथ नहीं किया। और मेरा बस एक मानना है कि चूँकि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट रहा हूँ, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी नहीं रहा हूँ मैं। और सबसे मिलजुल कर रहना, अधिकतम दोस्त बनाना, सबसे जान पहचान करना, ये मेरी आदत रही है। हालांकि थोड़ा सा जब से चयन हुआ है थोड़ा सा इसमें परिवर्तन आया है, लेकिन मेरा हमेशा सबके साथ घुल मिलकर रहने का व्यवहार रहा, आदत रही है, स्वभाव मेरा यही रहा है। तो मैं 5 साल के बाद यही महसूस करता हूँ कि मैं एक शिक्षक प्रिय अधिकारी के रूप में जाना चाहूँ, कि जिसके लिए सभी शिक्षक ये कहें कि भाई हमारे एपीसी साहब ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, बढ़िया। नहीं सर, बहुत बहुत ज़्यादा मतलब लोग आपकी तारीफ करते हैं। और एक किस्सा शायद आपको नहीं पता होगा,
अभी हमारे ब्लॉग में मैं अंत में ये जरूर साझा करना चाहूंगी, ये चीज मुझे लगा कि पहली बार ही शायद किसी अधिकारी के साथ ऐसा हुआ होगा, आपको शायद ना पता हो, कि हमारे ग्रुप में कुछ ऐसी शिक्षकों की कार्यशैली को लेकर आपस में शिक्षक कहते रहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ऐसे ही अधिकारियों के ऊपर एक कटाक्ष हुआ। तो उस ग्रुप में तमाम आलमपुर जाफराबाद के शिक्षक आपके साथ आके खड़े हो गए कि होंगे जिसके जैसे अधिकारी होंगे, हमारे अधिकारी तो ऐसे नहीं है। चलिए, धन्यवाद। तमाम लोग जो है वो आपके फेवर में थे, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जीत है आपकी। और मात्र 1 साल के अंदर सबके बीच में इतनी बेहतर जगह बना लेना, और ऐसी जो भी चीज़ें हैं चैनल के माध्यम से हमारे टीचर्स के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहेंगी, वो आगे भी मैं आप लोग के साथ साझा करती रहूँगी। अंत में सर एक ऐसा मैसेज मेरी ऑडियंस के लिए जो आप देना चाहें, जिससे कि वो एक शिक्षक के तौर पर बेहतर कार्य करते रहें। निरंतरता बनाए रखिए। अगर आप तैयारी में हैं, कंपटीशन की तैयारी में हैं, तो अगर और बेसिक से जुड़े हुए हैं, तो मेरा ये मानना है कि यहाँ से ज़्यादा बेहतर आप तैयारी किसी अन्य विभाग में नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 6 घंटे की ड्यूटी आपको करनी होती है विद्यालय में, तो मेरा मानना है कि आपके पास पढ़ने का पर्याप्त समय मिल जाता है। तो अगर तैयारी में हैं तो निरंतरता बनाए रखें, अनवरत अध्ययन जारी रखें। सफलता हो सकता है कि आपको दिख नहीं रही हो और आपके आसपास ही हो, या असफलता और सफलता में बस 1 कदम का ही अंतर होता है। 99 कदम आप चल चुके होते हैं और आखिरी कदम जो होता है वही भटकाव वाला होता है। तो उसी कदम को सही से आपको रखना है। आप निश्चित जानिए कि अगर आपने तैयारी की है, पढ़ाई की है, तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। बस मन से प्रयास करने की ज़रूरत है। हिंदी के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने लिखा था, रमानाथ अवस्थी जी की मुझे 4 पंक्तियाँ याद, 2 पंक्तियाँ उनकी याद आती हैं मुझे, कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, दूरी कहीं कोई नहीं, केवल समर्पण चाहिए। तो ये समर्पण जो है, अपने लक्ष्य के प्रति जो जागृत कर लेते हैं, एक बार सोच लेते हैं कि हमको इसे प्राप्त करना है, तो निश्चित जानिए कि आप लोग जो हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो भी व्यूअर्स हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका विशेष तौर से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका अपना कीमती समय हमारी ऑडियंस के लिए देने के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए देने के लिए। और आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि आपको इस वीडियो का सबसे बेहतरीन और सबसे मोटिवेशनल पार्ट क्या लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को तमाम ऐसे शिक्षक समाज तक, और खासतौर से अगर वो सरकारी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा है, उन तक भेजिए कि एक प्रेरणा का स्रोत बने और बाकियों के लिए भी। और अगर पहली बार आप इस चैनल से जुड़ रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस टीचिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।